हाँ, कुछ वर्क डन की बात हो रही है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, बात हो रही है कुछ वर्क डन की। वर्क डन ये डेफिनेशन दे रखी है, फिर ये डेफिनेशन ही है। क्या होता है वर्क डन? जो होता है वर्क डन या वर्क डन, हम जिसको वर्क बोलते हैं, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये डेफिनेशन है वर्क डन की, ये वर्क डन की डेफिनेशन है। वर्क डन की ये डेफिनेशन है, क्या है कि जो वर्क डन है, जो भी वर्क डन है वो डिस्टेंस का क्या है। तो अगर डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं, डिस्टेंस और फोर्स का होता है एक्चुअली में, फोर्स का, सॉरी, फोर्स का है। If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to distance traveled, डिस्टेंस ही दे रखा है, डिस्टेंस ही दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस ही दे रखा है। तो अगर 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 क्या बोला गया है, वर्क डन को y मान लिया गया है, वर्क डन को क्या मान लिया गया है? y, वर्क डन को y मान लिया गया है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम x मान लें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को x मान लें, तो इनके बीच में एक रिलेशन होगी। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ, अगर दो चीजें हैं, दो क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी ए है, एक क्वांटिटी बी है, वो इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो आप जाहिर सी बात है, वर्क डन जब हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, है। तो और या अगर एक चीज घटेगी तो ये भी घटेगी। जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? यहां लिखता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर कोई क्वांटिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो अगर वो बढ़ रही होगी तो दूसरी घट रही होगी, एक बढ़ रही होगी तो दूसरी घट रही होगी। अच्छा, या अगर ये घट रही होगी तो ये बढ़ रही होगी। अब आप मेहनत करोगे, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। आप जितने ज़्यादा मेहनत करोगे, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे, आपके उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। ये तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देखो, आपका हार्डवर्क मतलब स्टडी, मैं स्टडी की बात करता हूँ, तो स्टडी ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? आपकी स्कोर के या परफॉर्मेंस के। जबकि अगर आपने क्या किया? आपने लापरवाही की, आपने पढ़ाई नहीं की, इग्नोर किया। अगर आपने इग्नोर किया आपने, तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन कैसे दिखाएंगे? 1/1 कर देंगे, मतलब जो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है उसको कर देते हैं 1/। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि जो वर्क डन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन 6 आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन 6 आपने पढ़ लिया होगा। अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन, तो हमने क्या लिखा? लेट वर्क डन बी y and distance traveled bx, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है क्या? जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके?
डिस्टेंस के वर्क डन, इसको वर्क डन कर लेते हैं। वर्क डन क्या है, वाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अच्छा, अब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, इसको बढ़ तो रहा है। जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो तो बढ़ तो रहे हैं, मतलब क्या हुआ, बैंक में आपने प्रिंसिपल जमा किया, देखना बैंक में आपने पैसे जमा किए, प्रिंसिपल जमा किया, क्या जमा किया, प्रिंसिपल जमा किया, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, पैसे वाला प्रिंसिपल जमा किया। तो टाइम के साथ आपके पैसे बढ़े, आपने जब पैसे जमा किए तो टाइम के साथ आपके पैसे बढ़े, लेकिन जब आपने इसमें क्या किया, इसको कुछ हटाया, कब हटाइए, देखो प्रिंसिपल आपका बढ़ रहा है, प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट आपका टाइम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया, क्या डिराइव कर दिया, इंटरेस्ट को क्या बना दिया, PRT/100, आपने ये फॉर्मूला बना दिया, अच्छा, आपने कभी सोचा ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, आई तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन था, तो ये जो रेड के अंदर लिखा है इसको लगते ही ये बराबर कैसे हो गया, तो ये कुछ आप पढ़ोगे तब पता चलेगा, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में पढ़ोगे तब पता चलेगा। तो मतलब अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो कुछ कांस्टेंट, देखो जो पैसे जमा करोगे वो भी कांस्टेंट होगा, जो आर होगा, आर बता दिया जाएगा, रेट, आर क्या है, रेट, कि ये 10% से मिलेगा या 12% से मिलेगा, वो भी कांस्टेंट होगा, 100 वो भी कांस्टेंट है, तो ये कुछ कांस्टेंट हो गया। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और इस के को क्या बोलेंगे, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या कांस्टेंट सिंपल बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, y वर्क डन है, x डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, इस तरीके से इक्वेशन बन गई। मैं नीचे वाली चीजें मिटा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके दोबारा नोट कर लेना जो अगर आपको इसमें से कुछ, हाँ। तो अब क्या है, जैसे कि पीआईटी की बात की थी हमने पहले भी, उसमें हमने जब हमने उसमें बात की, हमने क्या बात की, जो इंटरेस्ट है वो टाइम के प्रोपोर्शन है, लेकिन जब इक्वलिटी लगाई तो हमने यहाँ भी कोई लगाया होगा कांस्टेंट, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाया होगा, अब इस कांस्टेंट की जब वैल्यू निकाली, जब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई, कैसे निकाली, ये कभी आप पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हो ना, मेरी क्लास में ही नहीं है, हर चीज हमारी क्लास में है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, असली क्वेश्चन आएंगे तो दिमाग झूम जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, SPCP, एवरीथिंग इज इन योर कोर्स, अच्छा। तो ये कांस्टेंट हमने निकाला, किसी तरीके से आया, तो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, सेम तरह से पूछना कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा। हमें दो कंडीशन दे दी गई है, क्या दे दी गई है, कि 5 यूनिट है कांस्टेंट फोर्स, क्या है, 5 यूनिट है कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। इन योर क्वेश्चन क्या है, k = 5 इज गिवन, इट इज गिवन, तो हम क्या बोल सकते हैं, y = 5x, ये हमारी डायरेक्ट इक्वेशन बन गई, कांस्टेंट आपकी उसमें इक्वेशन में गिवन है। पहला केस क्या है कि जब वर्क डन क्या है, 2 यूनिट है, वर्क डन 2 यूनिट है, तो हमारे पास x क्या आएगा करके देख लेते हैं। इसकी जगह हमने 2 रखा, वर्क डन की जगह 5x, x की वैल्यू क्या आ गई, 5/2,
x की वैल्यू 5/2 आ गई। पहले केस में x की वैल्यू 5/2 आ गई, 5/2 आ गई। दूसरा केस है हमारे पास, दूसरा केस है क्या, जब वर्क डन 0 है, मतलब जब ये 0 है, जब ये 0 है, जब ये 0 है तो वर्क डन ये रहेगा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर मैं टेबल बनाता हूं, अगर मैं टेबल बनाता हूं, अगर मैं टेबल बनाता हूं यहां पे, इफ आई मेड द टेबल, इफ आई मेड द टेबल एक्स वाई, हम हमेशा x की वैल्यू ऊपर रखेंगे, x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5/2 तो y की वैल्यू 2, हमेशा x की वैल्यू ही हम लोग। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी देखो क्या बता रहा हूं मैं, क्या बताना चाह रहा हूं। एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ग्राफ बनाना है क्या, इसमें ग्राफ बनाना है क्या, हाँ ग्राफ बनाना है। 5/2 क्या, और क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, ठीक है। तो हम अब ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, मिटा देता हूं मैं इसको मिटा देता हूं। तो ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने में क्या हुआ देखो, ये मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं क्या बताना चाह रहा था, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो जो x लेंगे, x क्या लेंगे, x लेंगे डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। x कौन सा वेरिएबल मानेंगे, इंडिपेंडेंट। जबकि y कौन सा मानेंगे, जो y एक्सिस होगी, y एक्सिस, इसको हम मानेंगे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि हम हमेशा x ही वैल्यू लेते हैं, हमेशा x की वैल्यू लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 पॉइंट तुमको ये मिल गया, और 2 पे जब ये ढाई है, ढाई यहां मिला और ये मिला 2, मतलब यहां पे। तो अगर ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट B है, ये तो 0 है ही मेरा, खैर ये तो 0 है ही, ये पॉइंट 0 होता है और ये B है। तो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ये ग्राफ मिल जाएगा, ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। इस क्या है कि दो फ्रेंड हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 100 रुपीज। दो फ्रेंड हैं, क्या है, यामिनी और यामिनी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो दो फ्रेंड हैं, एक है यामिनी, दूसरी का नाम है क्या, फातिमा। दो फ्रेंड हैं, तो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, 11th क्लास में पढ़ती हैं, ये 9th क्लास में पढ़ती हैं, अच्छा 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन बताना है, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन बताना है। तो लेट यामिनीज कंट्रीब्यूशन, अगर इसने ₹X ऐड किया है और तो इसका कंट्रीब्यूशन ₹Y होगा। एक का X, एक का Y, एक का X, एक का Y। यामिनी का अगर X है तो दूसरी का Y है। लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन, अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, ₹100। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं तो दोनों का जब पैसा जोड़ा जाएगा तो 100 आना चाहिए। तो क्या सिचुएशन बन सकती है, कौन कितने जमा करे, इसका एक लीनियर इक्वेशन बन गई, यही इक्वेशन बन गई। यू में
एक इसमें मतलब हिंट भी दे रखी है, हिंट भी यही दे रखी है, एक्स और वाई लेना है। तो हमें क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई, हमें एक इक्वेशन मिल गई। और इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि ये लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ तुम बना सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। अगर एक 10 जमा कर रहा है तो एक 90 जमा कर रहा होगा, है। लेकिन हम क्वेश्चन की तरह से सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल टू 100 माइनस x। तो जब x 0 था तब y देखो 100 आ रहा है, और जब x 100 है तो y 0 आ रहा है। ये आप देख लेना। तो मैं टेबल बना रहा हूँ। ये मैंने वैल्यू क्यों ली, ये वैल्यू क्यों ली, क्योंकि बेटा ये वैल्यू मुझे आसान लग रही हैं, ये वैल्यू मुझे आसान लग रही हैं लेने को। तो मैं और भी क्या ले सकता हूँ, जब ये 10 है तब y 90 हो जाएगा, ये भी ले सकता हूँ मैं लेने को। ये भी ले सकता हूँ, जब x 50 है तो y भी 50 हो जाएगा, है। लेकिन बात है ग्राफ बनाने की, पेपर में आ गया तो इसका मैं ग्राफ आपको 2 तरीके से बनाना सिखाऊंगा। कैसे, देखो मुझे पता है 0 और 100 ही लेना है, मुझे 0 और 100 ही लेना है। तो अगर मैं 0 और 100 ले रहा हूँ तो दिमाग की बात है, 0 100 ले रहा हूँ, ये रहा, ठीक है। मैंने यहां लिखा 100, यहां लिखा 100, क्योंकि एक अच्छे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ पे आने वाला है। इसको देखते हुए अब अगर ये पॉइंट मैंने ए ले रखा है, ये पॉइंट बी ले रखा होगा, तो बस आपका ग्राफ बन गया ए। टाइम सेविंग भाई। 100 बीच में 1 2 3 4 5 6 आया होगा, बीच में सब कुछ आया होगा, लेकिन क्या है, पॉइंट हम क्यों लिख रहे हैं, हमने बराबर पॉइंट दिए 100 और ग्राफ बना दिया। अदरवाइज इसी का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं बात करता हूं तो इसी का जो ग्राफ बनने वाला है वो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100, या अगर हमने 10 लिख दिया तो 90 आप कहाँ लेके जाओगे, तो आपको नंबर लाइन ब्रेक करनी ही करनी पड़ेगी। तो आपने पॉइंट 1 2 3 ना लिख के क्या पॉइंट लिखे, 10 है, 20 30। अच्छा, तो यहाँ -10 आएगा, यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 10 20 30, और मुझे 90 भी चाहिए, 90 भी चाहिए, तो मैं 90 तक जाऊंगा। 40 50 60 70 80 और 90, मैं 90 तक पहुंच गया। और तो मुझे 10 और 90 वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, 10 और 90 वाला पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पे। मैं इसको 90 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरफ। 10 और 90 वाला पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 10 और 90 वाला। और 50-50 दूसरा पॉइंट लेना है मुझे, 50-50। तो 50-50 पॉइंट के लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये पॉइंट मुझे तकरीबन यहाँ मिलेगा। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा, ये ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये वाला पॉइंट मैं सी ले रहा हूँ और ये वाला पॉइंट मैं डी ले रहा हूँ, तो ये पॉइंट तो हो गया मेरा सी, डी, ये हो गया सी। अब देखो ग्राफ देखने में कौन सा अच्छा लग रहा है, आप बताओ, ये अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा है, देखने में ग्राफ कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैंने वही बोला था, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई बच्चा बोलेगा मैं तो 100 लिखूंगा, भाई 3 घंटे का टाइम है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 तक पहुंचो, यहाँ 100 तक पहुंचो, हो गया काम। तो आपको इसीलिए जब हम मैप देखते हैं तो मैप में हमको इसके लेना आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ना लेके 10-10 का गैप बनाया है। और कभी ऐसी कंडीशन आपके पास आ जाती है तो इस लाइन को एक्सटेंड पक्का करना। तो देखो ये अच्छा बन रहा है, ये इतना बड़ा ग्राफ बनाया, ये सिंपल से हो गया। क्योंकि मैंने क्यों बनाई ये सिंपल से, क्योंकि मैंने इसमें एक जो स्केल ली है वो 100 की ले ली है,
100 की स्केल। बाकी मतलब थोड़ी ना है मुझे भाई, मैथ्स यही तो सिखाती है कि रिक्वायरमेंट पढ़ने पे हम कैसे क्वेश्चन से खेलते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ने पे क्वेश्चन से कैसे खेला जाए, यही तो मैथ्स सिखाती है। ये थोड़ा ना सिखाती है कि हाँ आप चलते चले जा रहे हो। भाई जब आप छोटे थे तो आपने 10 तक गिनती सीखी, फिर आपने 100 तक गिनती सीखी, अब आप हर चीज़ जानते हो। गिनती सीख ली तो अलजेब्रा शुरू हो गया, अलजेब्रा क्या खत्म हो गया, अलजेब्रा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको घुमा देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, फिर एक्सरसाइज खत्म करते हैं। और ये क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज ये पीरियड हो जाता है तो मैं अपलोड करके इस क्वेश्चन को भेज दूंगा। ठीक है, आज एक्सरसाइज ये खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तब तक पढ़ लो आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 में एक इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, तो F से क्या है? F से है फ़ारेनहाइट। F से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट क्या है? एक टेम्परेचर की स्केल है। F से क्या होता है? फ़ारेनहाइट। और C क्या है? सेल्सियस। जो हम टेम्परेचर नापते हैं वो सेल्सियस नापते हैं, बाकी जो थर्मामीटर है उसमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी नापा जाता है। तो फ़ारेनहाइट एक स्केल है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, केजी, किलोग्राम, इंचेस, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल हैं। तो ये एक स्केल है। ठीक है, ये एक स्केल है और एक किसकी है? टेम्परेचर मेजर करने की स्केल है। टेम्परेचर मेजर करने की स्केल है, टेम्परेचर मेजर करने की स्केल है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूएसए कनाडा में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है, इन यूएसए एंड अमेरिका द टेम्परेचर जनरली मेजर्स इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, आपको इक्वेशन दे रखी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ग्राफ में कन्वर्ट करूं तो मैंने आपको बताया था जो f है, जो इक्वेशन दे रखी है, हम कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं, कोई भी डिपेंडेंट ले सकते हैं, कोई भी डिपेंडेंट ले सकते हैं, कोई भी इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। तो यहाँ देखो f की वैल्यू निकालने के लिए c पे डिपेंड है। ये हम c को भी डिपेंडेंट बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट ही बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में सी पे एफ डिपेंड है। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो एक्स एक्सिस है इस तरफ मैं सी मेजर करूंगा। क्या मेजर करूंगा? इसको रखूंगा सेल्सियस स्केल। और जब मैं वाई बनाऊंगा तो वाई को क्या रखूंगा? वाई पे क्या मेजर करूंगा? वाई पे मेजर करूंगा मैं फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब y पे मैं क्या लिखूंगा? y पे लिखूंगा मैं फ़ारेनहाइट मेजर करूंगा, और इस पे मैं क्या मेजर करूंगा? सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज अ मेजरमेंट डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर की डिग्री है। इनको इस तरीके से दिखाया जाता है। क्यों दिखाया? मतलब ये इक्वेशन क्या है? इस इक्वेशन से क्या है, अगर मुझे अपना सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है और रिक्वायरमेंट पड़े कि मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना पड़े तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर पता है, इफ़ आई नो द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमको सेल्सियस में पता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ? उसको फ़ारेनहाइट में निकाल सकता हूँ। ऐसे और भी मेजरमेंट है टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये मैंने आपको इक्वेशन समझा दी। पहला क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव सेल्सियस। हाँ, ग्राफ बनाना है। क्या है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है, फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मानना है। ये तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन मैंने आपको रीजन बता दिया, इन्होंने पहले ही बता दिया है। एक्स एक्सिस सेल्सियस को मानना है, वाई एक्सिस फ़ारेनहाइट को मानना है। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको एक्स मानना है, एक्स, क्योंकि एक्स हम पहले लेते हैं, बिकॉज वी टेक एक्स फर्स्ट।
हम लोग x पहले लेते हैं, इसलिए आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको x मानना है, ठीक है। ओके, अब कोई भी वैल्यू रख दो। अगर मैं टेबल बनाऊं, मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं तो देखते हैं। अच्छा, टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे देखो, डायरेक्ट टेबल बनाऊंगा मैं, ठीक है। और दो वैल्यू निकालूंगा, ये y है, ये x है, ठीक। सॉरी, गलत कर दिया कि सही कर दिया? ये तो गलत हो गया। मतलब x हमेशा पहले आएगा, y हमेशा बाद में आएगा। हाँ, तो क्या हो गया, सेल्सियस को मैंने x मान लिया और फ़ारेनहाइट को मैंने y मान लिया। तो अब देखो सिंपल से मैं सीधे रख रहा हूं मैं, ठीक। मैं अगर इसको 0 रख देता हूं तो फ़ारेनहाइट 32 हो जाएगा। कैसे करके देख लेते हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई मेरी, इसको मैंने कन्वर्ट किया, तो इक्वेशन बन गई मेरी y = x। ये मेरी इक्वेशन बन गई है, मैं ग्राफ में डालने नहीं जा रहा हूँ, मैं जगह का यूज कर रहा हूँ, इसलिए इस तरीके का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई है। अच्छा, तो जब मैंने x को 0 रखा तो देखो y 32 आएगा, वही मैंने पुट कर दिया है। अच्छा, और मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं x को 5 का मल्टीपल रखूंगा, x को 5 का मल्टीपल रखूंगा ताकि 5 से 5 कट जाए। x को मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखूंगा, x को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 0 रखने पे 0 हो गया। अब मैं x को क्या रखूंगा, x को रखूंगा मैं -10, ये x को रखूंगा मैं -1, x को रखूंगा मैं -5, क्या रखूंगा, x को रखूंगा मैं -5। जब x को मैंने -5 रखा तो y की वैल्यू क्या आई, देखो, हाँ क्या आई, 23। तो जो x -5 था तो ये हो गया 23। देखो है, तो इन दो इक्वेशन से मैं क्या है ग्राफ बना सकता हूँ, तो काफी बड़ी वैल्यू जा रही है, तो मैं 5-5 के गैप में बनाऊंगा। अब 5-5 के गैप में, मतलब ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही ऊपर 5, 10, 15, 20, 25 और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते रहेंगे, ठीक है, अच्छा, फिर ये -5, -10, -15, 20, 25, 30। यहाँ पे -5, -10, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप भी ग्राफ ले सको, ठीक है। अच्छा, आप 10-10 के इंटरवल भी बांट सकते हो, 10-10 के इंटरवल भी बांट सकते हो। तो क्या है, 0 पे 32, तो 0 पे 32, 0 तो यहाँ पे, और 32 कहाँ मिलेगा, 32 मुझे कहाँ मिलेगा, 0 पे 32, 0 ये 32। अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे 35 कहाँ मिलने वाला है, 35 यहाँ मिलने वाला है, तो 32 कहीं यहाँ पड़ेगा, तो 0 पे 32 मुझे यहाँ मिलेगा, क्योंकि ऊपर 35 पड़ेगा, ऊपर कौन सा पड़ेगा, 35, ये पड़ेगा कहीं 35, भाई को मिटा देता हूँ, ये कहीं पड़ेगा 35, तो 32 कहीं यहाँ पड़ेगा। इसको अगर मैंने a मान लिया, इसको b मान लिया, तो ये पॉइंट मेरा a हो गया, और b क्या है, -5 पे 23, -5 पे 23 कहाँ पर, -5 तो ये हो गया, और 23 पॉजिटिव का है, 23 पॉजिटिव का, -5 ये हो गया, और 23 कहाँ पड़ेगा, 20 के ऊपर, -5 से परपेंडिकुलर खींचेंगे, 23 से परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये बीच में आएगा, 23 कहीं पड़ेगा यहाँ पे, 23 पड़ेगा कहीं यहाँ पे, 23 पड़ेगा कहीं यहाँ पे, जो 23 पड़ेगा 23, मतलब -5 23, -5 23 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। एंड इफ वी जॉइन दिस लाइन, we will get this graph. We can also take other values, ठीक है। Now
सेकेंड पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। पार्ट सेकेंड, ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करता हूं, व्हाट इज गिवन, टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है। इट मीन्स व्हाट, एक्स की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री सेल्सियस, एक्स की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री सेल्सियस। विद दिस इक्वेशन वी विल फाइंड व्हाट, वी विल फाइंड y। तो देखो यहां रखेंगे 30 प्लस 32, 30 प्लस 32, काफी बड़ी वैल्यू आएगी। तो 6 कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 86 कितना हो जाएगा, 86। मतलब जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, जब व्हेन टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, देन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 86 फ़ारेनहाइट। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ़ारेनहाइट। अब अगर मैं ग्राफ यहाँ पे इसी ग्राफ में बनाता हूँ तो 30 डिग्री एक्स तो मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू 30 यहाँ मिल जाएगी। 86 के लिए मुझे थोड़ी गैप, मुझे जगह बनानी पड़ेगी, 86 ऊपर जाएगा तो मैं जगह इसको मिटा देता हूँ, आई रब इट, ओके। मैं इक्वेशन भी मिटा देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमको ग्राफ की मदद से निकालना है, ग्राफ की मदद से। तो दिस इज 40, दिस इज 45, 50, 86 तो आ भी नहीं पाएगा। तो जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो 10-10 के गैप पे बनाएंगे, 86 आई थिंक नहीं आ पाएगा। तो जो when we make the graph we will make the graph of 10-10। बेटा अगर कोड आ गया है तो प्लीज ज्वाइन नेक्स्ट क्लास, आई विल अपलोड दिस वीडियो, आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन दिस क्लास ओनली, आई विल नॉट वेट फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि बस हाँ ठीक है क्वेश्चन, हाँ बोलो। लिख दिया है 9 o'clock लिंक भेजेंगे। अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये मतलब इसका एक पार्ट बचा है, ठीक है, तो दोबारा ग्राफ बनाना पड़ेगा। आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन एंड अपलोड द वीडियो, डोंट वरी फॉर दैट, बट आई विल नॉट टेक दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है। सो यू कैन लीव। तो ये क्वेश्चन हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले हमने लाइन बना ली, एक्स की वैल्यू 30 थी, तो हम 86 कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। तो मैं इस ग्राफ को फिर छोटा करके बनाता हूं। तो अगर इस पे ही देखा जाए, ये पॉइंट मुझे कैसे मिला, ये पॉइंट मुझे मिला 30 और 86। मैं 86 तक कैसे पहुंचूंगा, मैं 30 जो x है, और मैंने बताया है पहले x फिर y, और x कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर, y कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ y तो हमको पता ही नहीं है, y क्या होने वाला है। 86 तो हमने निकाल रखा है, तो क्या तरीका है, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता रहूंगा, और ये लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर और ये लाइन जहां पे मीट करेगी, ये परपेंडिकुलर और ये लाइन जहां पे मीट करने वाली है, दैट इज 0.86, ये लाइन, ठीक है। मैं इस ग्राफ को मिटाल के आई विल मेक अनदर ग्राफ ऑफ टेकिंग इंटरवल 10, क्योंकि 86 तो बेटा बहुत ऊपर चला जाएगा, ये ग्राफ कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, सो आई विल ऑल्दो, अदरवाइज मैं दूसरा ग्राफ इस पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड पार्ट क्या है, अगर फ़ारेनहाइट 95 है, फ़ारेनहाइट स्केल 95 है, अगर फ़ारेनहाइट 95 है, थर्ड पार्ट क्या है, अगर फ़ारेनहाइट 95 है, अगेन 95 फ़ारेनहाइट, y की वैल्यू क्या दे रखी है 95। अब अगेन बेटा वही दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, 95 इस पे लेना है, 95, और मैं इसको इंटरवल क्या ले रहा हूँ 10, ये हमारा इंटरवल क्या है 0 0, ये हमारा है 0 0,
ये 0 0, ये 10 20 30 40 50। समटाइम्स इट हैपन्स इन एग्जाम, समटाइम्स इट हैपन इन एग्जाम, तो हमको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पहले से ही अंदाज़ा लगानी पड़ेगी कि कौन सा पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। देखो अब देखो 82 भी कवर हो गया, 90 भी कवर हो गया, 92 भी कवर हो जाएगा, 92 भी कवर हो जाएगा। एंड नाउ हेयर -10 -20 -30 -40 -50 -10 -20 30 40 50। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4 कहाँ गया? बेटा 1 2 3 4 इसके बीच में है। जब वैल्यूज बड़ी होती हैं तो हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन है क्या है? हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारे पास ये इक्वेशन है। और y क्या है? y क्या है? y क्या है हमारे पास? y जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर है और x क्या है? सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है, सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है। ठीक है, तो हमने जो पहले क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनाई थी, अगर यहाँ पे 5 रख देता हूं मैं, -5, तो क्या आया था? 23। किसका? माइनस का 23 कि प्लस का 23? हाँ, तो टेबल बनाते हैं। ये x, ये y, ठीक है। तो जब ये 5 रख दिया था, 0 रखा था, तब तो 32 आया था। और जब माइनस का 5 रखा था तो प्लस का 23 आया था, प्लस का 23 आया था। तो इक्वेशन, अगर ये पॉइंट मेरा a था, ये पॉइंट b बन गया था। तो a पॉइंट कहाँ पे आया था? a पॉइंट हमारा आया था 32, a पॉइंट हमारा आया था यहाँ पे भाई 0 पे 32, 0 से परपेंडिकुलर और 32 से परपेंडिकुलर, यहाँ पे कटेगा। अच्छा, ये पॉइंट हमारा क्या आ गया था? a, ये पॉइंट आ गया था हमारा, इसको मैं a लिख देता हूँ। अच्छा, a लिखता हूँ डिफरेंट कलर से, a। अच्छा, -5 पे 23, -5 पे 23, -5 कहाँ पे आया था? कहीं इसके बीच में आएगा। और 23 कहाँ पे आएगा? थोड़ा हाफ से ऊपर। तो ये पॉइंट आएगा मेरे पास b, यहाँ पे। तो कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा था, ऐसे ग्राफ बन रहा था। जो ग्राफ बन रहा था, मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा था। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा नॉट टू स्केल है, तो वैल्यू इधर उधर हो सकती हैं, वैल्यूज इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो हो सकता है एग्जैक्ट ना काटे, क्योंकि बेटा स्केल से थोड़ी सा बना रखा है मैंने, है तो थोड़ा समझना। सेकेंड पार्ट था क्या हमारा? जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो हम कर रहे थे वो क्या था? जब x क्या है? जब x 30 है, जब x क्या है? x 30 है। x क्या है? हमको दे रखा है, हमको ये दे रखा है टेबल, हमको टेबल दे रखी है क्या? ये टेबल दे रखी है। और क्या बोला है? x 30 है। x क्या है? 30। x 30 है, तो y क्या होगा? हमें x 30 दे रखा है, y क्या होगा? तो तरीका क्या होगा? मैं ये जो कोऑर्डिनेट है, ये मान के चलो कोई पॉइंट हमें क्या निकालना है? हम पॉइंट P निकालना है। तो हमको क्या पता है? हमको क्या पता है? हमको पता है कि 30, ये तो पता है। यहाँ पे क्या आएगा? हमको ये निकालना है। तो तरीका क्या बताया था? तो तरीका ये बताया था, इससे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे,
और इससे परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे, ये तो पता ही नहीं है। तो 30 से हम एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचेंगे, 30 से एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर खींचेंगे, खींच देते हैं। और ये परपेंडिकुलर जहां लाइन पे कट करेगी, इस लाइन को जहां कट करेगी ये पॉइंट होगा हमारा। तो ये पॉइंट हमारा वैसे जनरली क्या आना चाहिए, ये पॉइंट हमारा 86 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 86। तो ये पॉइंट लाइन कहाँ कट करनी चाहिए? अगर मैं बात करूं, ये लाइन कहीं यहाँ कट करनी चाहिए, ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ कट करना चाहिए, यहाँ पे 86 यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और तो ये पॉइंट हमें, ये लाइन तो हमको पता है एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया? जहां पे इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और इस परपेंडिकुलर का पॉइंट हमें क्या मिल गया? P। और इस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये कट करेगा, वो पॉइंट क्या आएगा? 86। ग्राफिकली ऐसे सॉल्व किया जाता है। देयरफॉर यहाँ पे y 86 हो जाएगा। ग्राफिकली ऐसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो पॉइंट ग्राफ पे तो पढ़ना ही है, एक पॉइंट हमको मिल गया है, तो दूसरा पॉइंट हमको इस तरीके से निकालना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको इस तरीके से निकालना है। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या बोल रहे हैं? तीसरा पार्ट की जो x, यू कैन रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या है? तीसरा पार्ट में क्या है? टेबल बना रखी है x और y कितना दे रखा है? y दे रखा है हमको थर्ड पार्ट में 95 दे रखा है। तो इस बार पॉइंट कैसा है? अगर हमने इसको मान लिया Q पॉइंट पे हो रहा है ये, तो कोऑर्डिनेट ऐसा है, ये तो हमें पता नहीं है, हमें ये पता है। और ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? ये पॉइंट हमने मान लिया Q। ये पॉइंट हमने क्या मान लिया? Q। कौन सा पॉइंट? ये दोनों, ये वाला पूरा पॉइंट Q मान लिया, तो हमें लाइन पता है और पॉइंट पता है, तो अगेन इस पॉइंट से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे, किस पे? y पे, और इस पे x पे। तो ये तो पता ही नहीं है। 95 कहाँ पर है? 95 यहाँ पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जो ये पॉइंट कट करेगा ग्राफिकली, जब ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट कट करेगा, ये वैल्यू पॉइंट एग्जैक्ट कट करेगा। तो वही पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट जब 95 कट करेंगे, तो ये पॉइंट क्या मिलने वाला है हमको? ये पॉइंट मिलेगा हमको, हाँ, कोई बता सकता है क्या पॉइंट मिलने वाला है हमको? जब 95 रखेंगे तो क्या पॉइंट मिलने वाला है? 95 से 5 कट जाएगा, 19 जा 19 भाई, 95 से 5 कट जाएगा। काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी वो? क्या वैल्यू आने वाली है? हाँ बताओ। 95 यहाँ रखेंगे, हाँ, तो कैसे हो सकता है? 95 यहाँ रखेंगे, तो ये पॉइंट ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। 95 यहाँ रख दिया हमने x की जगह, 35 वहाँ जाके माइनस करेगा, फिर 5 मल्टीप्लाई करेगा, तो x की क्या वैल्यू आएगी? x की क्या वैल्यू आएगी बताओ? x की क्या वैल्यू आएगी? अगर मैं ग्राफिकली चेक करूँ तो ये यहाँ पे कट करेगी। मैं इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें रख के इसको सॉल्व कर लूँगा, लेकिन मुझे ये चीज़ ग्राफिकली सॉल्व करनी है, आपको ग्राफिकली भी सॉल्व करने आना चाहिए। तो लाइन दे रखी थी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर खींची, तो जो ये पॉइंट यहाँ पे लाइन पे काटा, ये पॉइंट मुझे Q मिल गया। और आप ग्राफ तो स्केल से बना रहे होगे ना, ग्राफ पे बना रहे होगे, बिल्कुल स्केल से बना रहे होगे, तो जब आप मेज़र करोगे तो ये पॉइंट आपको Q जो ये कट कर रहा है, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको 35, और 95 तो पहले से ही है। ऐसे P क्या है मेरे पास? P है 30 तो आपको दे रखा था, और 86 आपने निकाल लिया था, ठीक है, 86 आपने निकाल लिया था। फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? यू कैन रीड क्वेश्चन। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, तो y क्या होगा?
एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो वाई क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाए तो वाई क्या होगा, 0 हो जाए तो एक्स 32 होगा भाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी वो तो हम निकाल रखा है हम लोगों ने। जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, नहीं किसकी वैल्यू 0 हो जाए, क्या पूछा गया है, इफ द टेम्परेचर, अच्छा दोनों पूछे गए हैं, जब ये 0 हो जाए तब भी, और जब दूसरा क्या पूछा गया है, इसी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब ये 0 हो जाए। तो ये 0 तो हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था 32, लेकिन जब ये 0 हो जाए तब क्या होगा, जब ये 0 हो जाए तब क्या होगा, जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अच्छा ये 0 हो गया तो x क्या आएगा, देखो जब ये 0 हो गया तो x क्या आएगा, जब ये 0 हो गया तो x क्या आएगा, आप देखो इसको 0 रखा, -32 और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे तो पॉइंट में आएगा। जाहिर सी बात है, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, -32 × 5/9। ये वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू क्या होने वाली है, इसको कैलकुलेट करके बताओगे आप, ये वैल्यू क्या होने वाली है। हाँ, इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो ये हो गया कितना, 160, क्या हो गया 160 अपॉन माइनस का, तो क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास -1, 7 बचा, फिर पॉइंट लगाया 63, फिर 7 बचा, 17.7। तो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ 0 वाई, ये कहाँ पे मिलेगा, ये इसी लाइन पे पड़ेगा, इसी लाइन पे पड़ेगा, इसी लाइन पे पड़ेगा। जब y 0 है, जब y 0 है तब -17.7 x कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा 17.7 कहीं यहाँ पे। तो ये थोड़ा ग्राफ बेटा गलत है, ये ग्राफ ऐसे पास होना चाहिए, मतलब ये ग्राफ जो बन रहा है, दिस ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे पास होना चाहिए, ऐसे, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए तभी। और 17.7 तो यहाँ पड़ेगा, ये लाइन क्या है, इस तरीके से निकलनी चाहिए इस पे से, ठीक है। थोड़ा ये मेहनत करना, थोड़ा ये मेहनत करना, ठीक है। ग्राफिकली आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, मैं फीलिंग कर रहा हूँ, आपको फीलिंग दिलाना चाह रहा हूँ कि आप ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम। अच्छा, अब आपको क्या बताया गया है, फिफ्थ पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, फिफ्थ पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको दे रखा है y x + 32 न्यूमेरिकली सेम हो जाए, न्यूमेरिकली सेम हो जाए, तो सेम हो जाए मतलब जिसपे x और y सेम हो जाए, जिसपे x और y सेम हो जाए। तो ऐसा पॉइंट क्या हो सकता है, ऐसा पॉइंट क्या हो सकता है, तो आप देखो, अगर मैंने क्या किया, मैंने इसको भी x मान लिया तभी तो सेम हो गया, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब x - 9/5 x कितना हो गया, ये -4, ये इससे कटा 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -40। तो -40 पे ये लाइन पास होगी, -40 कहाँ पड़ेगा, -40 कहीं यहाँ पड़ेगा, -40 यहाँ पड़ेगा और ये लाइन यहाँ से पास होगी। -40 पे अगर मैं -40, ये पॉइंट जो मेरा मिला है, एक पॉइंट मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, एक पॉइंट क्या मिलेगा, जगह कट तो नहीं रहा है, हाँ काफ़ी जगह है। अगर मुझे -40 ठीक है मिले तो ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होने वाली है, जहाँ पे दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होने वाली है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।